नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, आज हम फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम फसल के बारे में पढ़ेंगे, फसल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे, सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे, खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे और बीज किस प्रकार से बोए जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और सिंचाई की आधुनिक और परंपरागत साधनों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ तो बच्चों, कल हमने जुताई के बारे में पढ़ा था। जुताई किस प्रकार से कर सकते हैं हम, हल के द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा, कुदाली के द्वारा। आज हम बच्चों बुआई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बुआई करना भी फसल उत्पादन का एक सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है और बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता के साफ और स्वस्थ बीजों का चयन करना होता है। और किसान क्या करता है, अधिक उपज देने के लिए जो है स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को ही चयन करता है, उन्हीं को सबसे पहले प्राथमिकता देता है। अब बीजों का चयन किस प्रकार से करता है, चलते हैं हम आगे। देखिए बच्चों, पहली क्या कर रही है कि एक दिन उसने अपनी माँ को देखा कि माँ ने चने के कुछ बीज लिए, एक बर्तन के अंदर रखे और उसमें कुछ पानी डाला। कुछ मिनट के बाद कुछ बीज जो थे पानी के ऊपर तैरने लग गए और कुछ बीज जो थे वो पैंदे के अंदर तैर गए, पैंदे के अंदर बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बीज खोखले थे, खराब थे, सड़े हुए थे, वो बीज जो थे वो पानी के ऊपरी सतह पर तैर रहे थे और जो बीज स्वस्थ थे, अच्छी गुणवत्ता के थे, वो बीज नीचे तली में बैठ गए थे। तो इस प्रकार से हम बीजों का चयन कर सकते हैं। अब देखिए, हम स्वयं भी एक बीकर ले सकते हैं, उसको पानी से आधा भर सकते हैं, उसमें एक मुट्ठी गेहूँ के दाने डाल सकते हैं, बीज डाल सकते हैं और फिर भली प्रकार से उसको अच्छे से हिला लेंगे। हिलाने के बाद कुछ समय के बाद जब हम प्रतीक्षा करेंगे तो हम देखते हैं कुछ बीज जो होते हैं वो जल के ऊपर तैरने लगते हैं, कुछ बीज पानी में बैठ जाते हैं, कुछ हल्के होते हैं, कुछ भारी होते हैं, कुछ क्षतिग्रस्त होते हैं, खोखले होते हैं। जो क्षतिग्रस्त और हल्के बीज होते हैं वो ऊपर तैरते हैं और जो भारी और स्वस्थ बीज होते हैं वो जल की सतह पर, निचली सतह पर जम जाते हैं। तो इस प्रकार से हम बीजों का चयन कर सकते हैं और अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग भी कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, बुआई करने से पहले बीज बोने के लिए उनके औजारों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से कौन कौन से औजारों के द्वारा हम बीजों का चयन करते हैं, बीजों को बोते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, ये परंपरागत औजार है, बीज बोने का परंपरागत तरीका है जिसके अंदर हल होता है। हल के अंदर ही जो है एक लंबा कीपनुमा आकार का पात्र होता है जिसके अंदर जो एक लंबे पाइप से जुड़ा होता है और इसी के अंदर जो है वो बीज एक साथ लगातार डाले जाते हैं और ये भूमि के अंदर 1 बाय 1 जो है वो आगे से आगे जो है वो बुआई होती रहती है। जैसे जैसे हल आगे की ओर चलता रहता है वैसे वैसे ये जो है परंपरागत औजार जो है बीजों को बोने का कार्य करता है। तो इसे ये पारंपरिक तरीका है जिसकी सहायता से हम बीजों को बो सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में नए नए और भी जो है उपकरण आ गए हैं, जैसे सीड ड्रिल है, उसकी सहायता से वर्तमान समय में एक बड़े भूभाग पर, बड़े क्षेत्र पर जो है एक साथ अधिकांश बीजों को एक साथ बोया जा सकता है ना। तो हम उसको भी देखें वो किस तरीके का है। देखिए बच्चों, ये सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल की सहायता से वर्तमान समय में बुआई का कार्य किया जाता है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर के पीछे इसको लगा दिया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों को समान दूरी पर और समान गहराई पर जो है वो बोया जाता है और अधिकांश भूभाग पर एक साथ बीज जो है इसकी सहायता से बोए जा सकते हैं। और इसकी सहायता से बुआई के बाद मिट्टी को ढका भी जाता है और जिससे कि पक्षियों के द्वारा बीजों को खाने से रोका भी जा सकता है। और सीड ड्रिल की सहायता से बुआई करने पर समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो ये हमारा सीड ड्रिल है। यहाँ से बीज ऊपर जाते हैं, फिर विभिन्न पाइपों से होकर के और इन पाइपों से होते हुए विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो है इन पाइपों के द्वारा जो है वो भूमि के अंदर बोए जाते हैं। तो ये हमारा सीड ड्रिल है, वर्तमान यंत्र बीज बोने का। अब देखिए, बूजो यहाँ क्या कहना चाहता है कि इसके विद्यालय के समीप एक पौधशाला है, एक नर्सरी है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधे हमें मिलते हैं, उसे हम नर्सरी या पौधशाला कहते हैं। वहाँ पर पौधों को छोटे छोटे थैलों में रखा जाता है और वहाँ पर इस प्रकार से छोटे छोटे पौधों को थैलों में क्यों रखा जाता है? नर्सरी के अंदर पौधों की विभिन्न किस्में तैयार की जाती है और इसके साथ साथ धान जैसे जो कुछ पौधे होते हैं, इनके बीजों को एक साथ ही पौधशाला में उगाया जाता है। फिर इन पौधों को तैयार करने के लिए जो है
हाथों के द्वारा उनको जो सबसे पहले उनको थैलों के अंदर एक साथ जो है, जब अंकुरित हो जाते हैं तो एक साथ उनको थैलों के अंदर रखा जाता है। फिर उनको जो है इन थैलों सहित ले जा कर के खेतों में और समान दूरी पर, समान गहराई पर इनको जो है वो रोपित कर दिया जाता है ना। इसमें कुछ वनीय पौधे भी होते हैं, कुछ पुष्पीय पौधे भी होते हैं। ये सभी पौधे पौधशाला के अंदर तैयार किए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, पौधों को अत्यधिक घना होने से रोकने के लिए, अगर बहुत सारे पौधे पास पास उगाए जाएंगे तो अत्यधिक घने हो जाएंगे और उनको जो है उचित न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बीजों के बीच में उचित दूरी जो है वो रखना आवश्यक है। उचित दूरी पर बीजों को उगाया जाता है। विभिन्न बीजों को जब हम बोते हैं तो उचित दूरी पर और समान गहराई पर ही बोया जाता है, इसलिए ताकि पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व, जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता रहे। और अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को वहाँ से निकाल करके और समान दूरी पर लगाया जाता भी है ना, जिससे कि सभी पौधों को समान न्यूट्रिशन मिल सके और उनकी वृद्धि और विकास अच्छे से हो। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने बुआई के अंदर पढ़ा कि किस प्रकार से सबसे पहले बीजों का चयन हम किस प्रकार से करेंगे, और फिर बीज बोने के लिए विभिन्न प्रकार के औजारों के बारे में भी हमने पढ़ा। अब चलते हैं बच्चों खाद और उर्वरक मिलाना। देखिए बच्चों, खाद किसे कहते हैं, उर्वरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनको मिट्टी के अंदर पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? खाद कहते हैं, है ना, या फिर उर्वरक कहते हैं। खाद जो होती है वो प्राकृतिक होती है, कार्बनिक होती है, जबकि उर्वरक जो होते हैं वो कृत्रिम होते हैं और रासायनिक होते हैं। अब देखिए बच्चों, मिट्टी जो होती है ये फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी से ही फसलों को खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं और ये पोषक तत्व जो होते हैं पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब कुछ क्षेत्रों में किसान जो होता है वो खेत में क्या करता है, एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है और खेत को कभी खाली नहीं छोड़ता है, जिससे क्या होता है कि उस मिट्टी में, उन खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। लगातार एक ही प्रकार की फसल बोने से पोषक तत्वों की वहाँ पर कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की खाद और उर्वरक जो है पौधों के अंदर मिलाते हैं। देखिए बच्चों, मिट्टी में पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति का एक अन्य तरीका और है फसल चक्रण। ये एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर हम कर सकते हैं। जैसे उत्तर भारत के अंदर किसान जो होता है पहले फलीदार चारा एक ऋतु में उगा देता है और उससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता अच्छी हो जाती है, फिर गेहूं की फसल बो देता है दूसरी ऋतु में, है। तो इस प्रकार से फसलों को बोने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है? फसल चक्रण कहलाता है। इससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति होती रहती है और किसानों को इस पद्धति को अपनाने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है ना, और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। तो हमें फसलों को फसल चक्रण विधि की सहायता से जो है वो बोना चाहिए। लगातार एक ही प्रकार की फसलों को नहीं बोना चाहिए। अब देखिए बच्चों, एक बार जब हम गेहूं की फसल बोते हैं या एक फसल हम लेते हैं कोई भी धान की, तो उसके बाद हम फलीदार पौधे बोते हैं या फिर दालें बोते हैं। वो इसलिए बोते हैं क्योंकि फलीदार पौधों की जो जड़ें होती है उनके अंदर राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है और ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो होता है फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है और जिससे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है ना। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों को देते रहते हैं और जिससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। खाद जो होती है एक कार्बनिक पदार्थ है, जैविक पदार्थ है। ये पौधों और जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान जो होता है पौधे और जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाल देता है और फिर इसके बाद उसका अपघटन होता है। उसके अंदर कुछ केंचुए आदि छोड़ दिए जाते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि इनका अपघटन करते हैं और इसको खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये कहलाती है जैविक खाद या फिर कहलाती है कार्बनिक खाद। अब केंचुए के द्वारा तैयार की गई जो खाद होती है उसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। प्रश्न आता है वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? तो केंचुए के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसे हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो अब देखिए बच्चों, हम एक क्रियाकलाप कर रहे हैं जिसके अंदर खाद और उर्वरक का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से खाद और उर्वरक का उपयोग करने से पौधों की वृद्धि और विकास में डिफरेंस आता है। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, मूंग और चने के कुछ बीज लिए और उन्हें अंकुरित किया। अंकुरित करके इनसे बनने वाले जो नवोत्पित थे उनको हमने अलग अलग छांट लिया। 3 ग्लास लिए, 3 ऐसे पात्र लिए, जिस एक को ए नाम दिया, दूसरे को बी नाम दिया, तीसरे को सी नाम दिया। और ए जो हमारा ग्लास था उसके अंदर हमने कुछ मिट्टी डाली और उसके अंदर गोबर की खाद डाल दी। बी जो ग्लास था उसके अंदर हमने कुछ मिट्टी डाली, उसके अंदर थोड़ा सा यूरिया डाला और एक नवोद्भिद उसमें डाल दिया। और सी जो ग्लास था इसके अंदर हमने कुछ मिट्टी डाली और तीसरा नवोद्भिद डाल दिया। इसमें कोई भी किसी प्रकार की खाद का हमने उपयोग नहीं किया। अब देखिए, कुछ दिनों के बाद हमने तीनों ग्लासेस के अंदर पौधों की वृद्धि का निरीक्षण किया
अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने तीनों नवोद्भिद को रखा है, A, B और C। देखिए कुछ दिनों के बाद देखने पर हमने देखा है कि B क्लास के अंदर, जिसमें हमने यूरिया डाला था खाद के रूप में, उर्वरक का उपयोग किया था, उसके अंदर पौधों की वृद्धि सबसे अच्छी हुई है। जबकि A के अंदर भी वृद्धि तो हुई है, लेकिन B से कुछ कम हुई है, और C के अंदर सबसे कम हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उर्वरक जो होते हैं उनका उपयोग पौधों की वृद्धि और विकास के लिए किया जाता है, लेकिन लगातार अधिक समय तक उर्वरकों का उपयोग करने से जो मिट्टी होती है वो खराब हो जाती है, उसकी उर्वरता कम हो जाती है, वो बंजर हो जाती है। और जबकि कार्बनिक खाद जो है, गोबर का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों की वृद्धि और विकास भी अच्छा होता है। जो उर्वरक होते हैं ये एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि एक विशेष पोषकों से बने होते हैं, और ये खाद से भिन्न भी होते हैं, क्योंकि उर्वरक का उपयोग जो होता है फैक्ट्रियों के अंदर किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण यहाँ पर हमारे बुक में दे रखे हैं, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटाश है ना, नाइट्रोजन पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम है। इन उर्वरकों का उपयोग विशेष रूप से जो है वो कृषि के रूप में कृषि के लिए किया जाता है। अब देखिए बच्चों, इन उर्वरकों के उपयोग से किसानों को गेहूं, धान, मक्का जैसी अच्छी फसलें तो प्राप्त हो जाती है, फसलों की अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है, लेकिन उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता जो है वो कम हो जाती है। देखिए बच्चों, मिट्टी में पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति का एक अन्य तरीका और है फसल चक्रण। ये एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर हम कर सकते हैं। जैसे उत्तर भारत के अंदर किसान जो होता है पहले फलीदार चारा एक ऋतु में उगा देता है, और उससे क्या होता है मिट्टी की उर्वरता अच्छी हो जाती है, फिर गेहूं की फसल बो देता है दूसरी ऋतु में है। तो इस प्रकार से फसलों को बोने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। इससे क्या होता है मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति होती रहती है, और किसानों को इस पद्धति को अपनाने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है ना, और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। तो हमें फसलों को फसल चक्रण विधि की सहायता से जो है वो बोना चाहिए, लगातार एक ही प्रकार की फसलों को नहीं बोना चाहिए। अब देखिए बच्चों, एक बार जब हम गेहूं की फसल बोते हैं या एक फसल हम लेते हैं कोई भी धान की, तो उसके बाद हम फलीदार पौधे बोते हैं या फिर दालें बोते हैं। वो इसलिए बोते हैं क्योंकि फलीदार पौधों की जो जड़ें होती है उनके अंदर राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो होता है फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है, और जिससे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है ना। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों को देते रहते हैं, और जिससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम खाद और उर्वरक बीच में अंतर देखने जा रहे हैं। ये हमारे उर्वरक है, ये हमारे खाद है। देखो, उर्वरक जो होते हैं ये मानव के द्वारा निर्मित लवण है, जबकि खाद जो होती है प्राकृतिक होती है, कार्बनिक होती है। उर्वरक अकार्बनिक होते हैं। खाद को हम गोबर और पौधों के जंतु और पौधों के अपशिष्ट से तैयार किया जाता है, जबकि उर्वरक जो होते हैं इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, और खाद का उपयोग खाद जो होती है खेतों में तैयार की जाती है। उर्वरक से जो है मिट्टी में हुमस की मात्रा जो है वो प्राप्त नहीं होती प्रॉपर, जबकि खाद से मिट्टी के अंदर हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक जो होते हैं इनमें कुछ पादप पोषक होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि खाद जो होते हैं इसके अंदर पादप पोषक जो होते हैं वो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम खाद और उर्वरक के अंदर अंतर कर सकते हैं। खाद से हमारे पौधों की वृद्धि और विकास अच्छा होता है, जबकि उर्वरक से वृद्धि और विकास तो अच्छा होता है, लेकिन लगातार इसका उपयोग करने से हमारी मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और मिट्टी बंजर भी हो सकती है। अब देखिए बच्चों, खाद से हमें क्या क्या लाभ है। अभी तो हमने खाद और उर्वरक बीच में अंतर देखा, अब चलते हैं खाद से हमें क्या लाभ है। देखो, खाद जो होती है, जैविक खाद जो होती है उर्वरक की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसका कारण ये है कि जो खाद होती है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। जैविक खाद देने से मिट्टी भुरभुरे हो जाती है, सरंध्र हो जाती है। जैविक खाद देने से गैसों का विनिमय मिट्टी में आसानी से होता है। जैविक खाद देने से जो किसानों के मित्र है, राइजोबियम है, केंचुए हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, मिट्टी में जो पोषक तत्वों को हुमस में बदलते हैं, ये जीवाणु जो होते हैं इनकी संख्या में वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ जैविक खाद से मिट्टी का गठन भी जो है वो अच्छा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैविक खाद से हमें कई लाभ है, और जैविक खाद से हमारी मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है, अधिक और अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त होता है ना। और उर्वरक का उपयोग यदि हम करेंगे तो लगातार उर्वरक का उपयोग करने से हमारी मिट्टी की जल धारण क्षमता भी कम हो जाती है। मिट्टी जो होती है
हम कह सकते हैं कि उसकी उर्वरता कम हो जाएगी और लगातार उपयोग करने से मिट्टी बंजर भी हो जाती है और हमको उत्पादन और फसल इतनी अच्छी प्राप्त नहीं होती।